हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो के अंदर वी विल डिस्कस न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी एनीमिया, जिसका फर्स्ट टॉपिक हम लोग उठा रहे हैं आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद सबसे पहले हमें आयरन का मेटाबॉलिज्म पता होना चाहिए। देखो होता क्या है, ये मान लो हमारे पास क्या है, डिओडिनम का इपिथेलियल सेल है। अब होता क्या है, Fe3+ आता है। अब ये जो डिओडिनल का इपिथेलियल सेल ये क्या बोलता है कि मैं Fe3+ को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, तो ये क्या करता है, इसको कन्वर्ट करता है Fe2+ के अंदर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डिओडिनल साइटोक्रोम बी। अब ये Fe2+ क्या होता है, ये एब्जॉर्ब होता है डिओडिनल इपिथेलियल सेल के अंदर और यहाँ पर ये स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ फेरिटिन। कौन से फॉर्म में स्टोर होता है, इन द फॉर्म ऑफ फेरिटिन। अब यहाँ से बाद में क्या होता है, जब रिक्वायरमेंट होती है, ये आयरन मतलब Fe2+ ये डिओडिनल इपिथेलियल सेल से कहाँ आता है, सीरम के अंदर आता है और सीरम के अंदर ये Fe2+ फॉर्म में आता है विद द हेल्प ऑफ यहाँ पर ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होता है फेरोपोर्टिन। अब यहाँ पर Fe2+ बाहर आया, अब सीरम के अंदर Fe2+ कन्वर्ट कराया जाता है Fe3+ फॉर्म। कौन से फॉर्म के अंदर, Fe3+ फॉर्म विद द हेल्प ऑफ एंजाइम दैट इज हेफेस्टिन। कौन सी एंजाइम है, हेफेस्टिन। अब सीरम के अंदर आयरन कौन सी फॉर्म में है, यस Fe3+ फॉर्म के अंदर है। सीरम के अंदर आयरन कौन से फॉर्म में, Fe3+ फॉर्म के अंदर है। अब इसमें का 90% आयरन क्या होता है, बाउंड होता है, बाइंड होता है किसको, ट्रांसफेरिन को, और 10% आयरन बाइंड होता है हमारे फेरिटिन को। किसको, फेरिटिन को। और यहाँ पर ये स्टोर होता है सीरम के अंदर। अगर स्टोर हो रहा है आयरन तो ये कौन से फॉर्म में स्टोर होता है, इन द फॉर्म ऑफ सीरम फेरिटिन। अब ये सीरम फेरिटिन इसकी हम लोग टेस्ट कराते हैं, ठीक है। और ये फेरिटिन जो है ये डिओडिनम का फेरिटिन था, तो दोनों अलग अलग है। तो सीरम फेरिटिन कितना होता है, 10% ऑफ द टोटल सीरम आयन, और 90% क्या होता है, इट गेट्स बाइंड टू ट्रांसफेरिन। अभी ट्रांसफेरिन है, नाम में ये ट्रांसफेरिन, तो ये क्या करता है, ट्रांसफर करता है आयन को। कहाँ से, मतलब सीरम से बोन मैरो की तरफ ये इसको ट्रांसफर करता है। अब ये आयन कहाँ जाता है, बोन मैरो के पास। अब बोन मैरो के पास जाने के बाद ये कहाँ जाता है, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट के अंदर। प्रो एरिथ्रोब्लास्ट इस आयन को क्या करता है, इंटरनलाइज करता है, मतलब ये अंदर लेता है आयन को, जिस वजह से आरबीसीज बनते हैं। अब आरबीसीज नॉर्मली अगर अच्छा खासा आयन मिल रहा है तो कैसे बनेंगे, बाय कॉनकेव, जिसमें सेंट्रल पैलर होगा। आपको मैंने बताया था आरबीसी का नॉर्मल शेप कुछ ऐसा शेप होता है, राइट। तो नॉर्मली आरबीसी का कुछ ऐसा शेप होता है, बाय कॉनकेव। और यहाँ पर सेंट्रल रीजन में, देखो यहाँ पर 1/3 पैलर होता है। मैंने क्या बताया, सेंट्रल रीजन के अंदर 1/3 क्या होता है, पैलर होता है, राइट। तो अगर अच्छा खासा आयन मिल रहा है तो यहाँ पर सेंट्रल 1/3 पैलर प्रेजेंट रहेगा। अब होता क्या है, ये जो आरबीसीज है, अब इनकी मृत्यु कब होती है, इनकी मृत्यु होती है 120 दिन के बाद, बराबर। इनकी मृत्यु कितने दिनों के बाद होती है, 120 दिनों के बाद। और कहाँ पर होती है, स्प्लीन के अंदर। इसीलिए हम लोग स्प्लीन को क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। स्प्लीन के अंदर इनको कौन डिस्ट्रॉय करते हैं, स्प्लेनिक मैक्रोफेजेस। कौन डिस्ट्रॉय करते हैं, स्प्लेनिक मैक्रोफेजेस। अब स्प्लेनिक मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, आरबीसी को डिस्ट्रॉय करते हैं। अब आरबीसी को डिस्ट्रॉय करने के बाद क्या होगा, आरबीसी के अंदर क्या था, आरबीसी के अंदर हमारा हीमोग्लोबिन था। हीमोग्लोबिन किससे बनता है, हीम से, ग्लोबिन से, राइट, हीम से ग्लोबिन से। अब ग्लोबिन तो क्या है, प्रोटीन है, प्रोटीन विल बी रीयूज्ड। तो बॉडी क्या करती है, रीयूज करती है, मतलब रीयूज करती है प्रोटीन को। और हीम में से जो एक्स्ट्रा आयन निकलता है उसको भी रीयूज कराती है, राइट। एक्स्ट्रा आयन को भी क्या कराती है, रीयूज कराती है। तो मान लो ये एक्स्ट्रा आयन इस स्प्लीन में से बाहर निकलता है, फिर से यहाँ पर वही प्रोटीन आता है, दैट इज फेरोपोर्टिन। कौन सा प्रोटीन आता है, फेरोपोर्टिन। अब ये आयन फिर से एक बार बाहर आ गया स्प्लीन में से। अब ये आयन फिर से वही, मतलब 90% टाइम क्या करेगा, इट विल गेट अगेन बाइंड टू ट्रांसफेरिन और 10% टाइम अगेन टू फेरिटिन। और फिर से साइकिल रिपीट होती रहेगी। तो बॉडी बहुत बढ़िया चीज़ है। देखो बॉडी आयन को मतलब वेस्ट होने ही नहीं दे रही है, ठीक है। भले ही आरबीसी मर जाए, भले ही कुछ भी हो जाए, मैं तो मेरा आयन वापस लेके रहूँगा। तो बॉडी की ये फिलॉसफी है, समझ गए, ओके। अब यहाँ पर एक खेल करता है लिवर। क्या करता है, खेल करता है, कौन करता है, लिवर करता है। अब लिवर कैसे खेल करता है, लिवर के पास क्या होता है, ट्रांसफेरिन का रिसेप्टर होता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। लिवर के पास क्या होता है, ट्रांसफेरिन का रिसेप्टर होता है। अब ट्रांसफेरिन क्या है, ये मैंने आपको बताया था, ट्रांसफेरिन 90% टाइम क्या होता है, तो जो आयरन है सीरम के अंदर, इट इज बाउंड टू ट्रांसफेरिन, जो कि बोन मैरो के पास लेके जाता है। तो इसका रिसेप्टर लीवर के पास भी होता है। अब होता क्या है, ये ट्रांसफेरिन, जब भी ट्रांसफेरिन रिसेप्टर पर एक्ट करेगा तब लीवर एक यहाँ पर रिलीज करता है, दैट इज हेप्सिडिन। अब हेप्सिडिन को हम लोग कहते हैं मास्टर रेगुलेटर ऑफ आयन मेटाबॉलिज्म। अब इसको मास्टर रेगुलेटर क्यों कहते हैं, आराम से समझो। होता क्या है, मान लो कि अगर सीरम आयन कम हो जाए, क्या हो जाए, सीरम आयन कम हो जाए। अब सीरम आयन अगर कम होगा तो ट्रांसफेरिन भी कम होगा। ट्रांसफेरिन कम होगा तो ये अच्छे से लीवर पे बाइंड होगा क्या, नहीं होगा। तो लीवर हेप्सिडिन प्रोड्यूस करेगा, नहीं करेगा। और हेप्सिडिन का काम क्या होता है, सिंपल, इसका काम क्या होता है, ध्यान से समझो, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हेप्सिडिन का काम होता है कि भाई ये जो फेरोपोर्टिन है दोनों जगहों पे, इसको क्या करो, मतलब निगेटिव फीडबैक दो इसको, कि मत, आयन को सीरम के अंदर मत जाने दो, ऐसा बोलता है, समझ गए। तो ये क्या करता है, सिंपल, फेरोपोर्टिन को
निगेटिव स्टिमुलस देता है। अब मैंने क्या बताया, मान लो सीरम आयन कम हो गया, अब सीरम आयन कम हो गया तो ट्रांसफेरिन कम हो गया, ट्रांसफेरिन कम हो गया तो लीवर को अच्छे से बाइंड नहीं होगा, लीवर को ट्रांसफेरिन बाइंड नहीं होगा तो हेप्सिडिन रिलीज होगा क्या, नहीं होगा, जिस वजह से यहाँ पर निगेटिव फीडबैक जाएगा क्या, नहीं जाएगा, जिस वजह से आयन अच्छे से जो है सीरम के अंदर आ सकता है। समझ गए? ओके। अब सेकंड केस इमेजिन करो, सीरम आयन अगर बढ़ गया, अगर सीरम आयन बढ़ गया तो यहाँ पर ट्रांसफेरिन क्या होता है, बढ़ता है, ट्रांसफेरिन बढ़ गया तो ये रिसेप्टर पे अच्छे से बाइंड करेगा, अच्छे से बाइंड करेगा तो यहाँ पर हेप्सिडिन आएगा, हेप्सिडिन क्या करेगा, ये निगेटिव फीडबैक देगा, मतलब फेरोपोटिन को बोलेगा भाई सीरम आयन बढ़ गया है, तू बंद हो जा, तू बंद हो जा, तू बंद हो जा, तो ये होता है। समझ गए? तो हेप्सिडिन इज द मास्टर रेगुलेटर ऑफ आयन मेटाबॉलिज्म। क्लियर? ओके, सो दिस वाज एंटायर मतलब एंटायर आयन मेटाबॉलिज्म। सबको क्लियर? ओके। अब हम लोग आते हैं आयरन डिफिशियंसी एनीमिया की इटियोलॉजी। अब आयरन डिफिशियंसी एनीमिया मतलब क्या है, आयरन की कमतरता। आयरन की क्या है, कमतरता। तो मोस्ट कॉमन जो रीजन है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया का, दैट इज अ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। भाई खाने में ही आयरन कम आ रहा है, बराबर। दूसरा क्या रीजन हो सकता है, एक्सेस लॉस ऑफ आयरन। अब एक तो क्या है भाई, खाने में आयरन कम है, या तो हमारे पास आयरन है हम उसको बहुत ज़्यादा लॉस कर रहे हैं। अब कैसे लॉस होने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं ये समझो। लॉस मेनोरेजिया में हो सकता है, ब्लीडिंग के अंदर, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के अंदर, राइट। वर्म्स का इन्फेस्टेशन है, उसमें भी यहाँ पर एक्सेस लॉस हो सकता है। और एक चीज़ मुझे आपको यहाँ पर बतानी है, एल्डरली पीपल के अंदर, ये ध्यान से समझो, इंटरेस्टिंग चीज़ है। एल्डरली पीपल के अंदर क्या होता है, मान लो किसी एल्डरली को यहाँ पर कोलोन कैंसर हुआ, क्या हुआ, कोलोन कैंसर हुआ, तो उसके अंदर क्या होता है, ब्लड जो होता है वो स्टूल के अंदर आता है बट ये दिखता नहीं है, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं ऑकल्ट ब्लड स्टूल। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑकल्ट ब्लड स्टूल। मतलब ब्लड आ रहा है स्टूल के अंदर लेकिन ये दिखता नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली दिखता नहीं। तो इसकी हम लोग टेस्ट कराते हैं, ऑकल्ट ब्लड स्टूल की। तो अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब क्या है, अगर ये टेस्ट मान लो पॉजिटिव आ गई, ये टेस्ट क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हिडन ब्लड प्रेजेंट है। हिडन ब्लड प्रेजेंट है कहाँ पर, इन स्टूल, राइट। हिडन ब्लड प्रेजेंट है यहाँ पर स्टूल के अंदर। तो हमें क्या पता लगता है कि भाई अगर ऑकल्ट ब्लड स्टूल है तो इसको मे बी कोलोन कैंसर हो सकता है। और हम लोग इसको कैसे चेक कर सकते हैं बाद में, जब ये ऑकल्ट ब्लड स्टूल आ जाए तो इसको चेक और करने के लिए वी कैन डू कोलोनोस्कोपी, राइट। कोलोनोस्कोपी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ गए? तो एल्डरली के अंदर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के ये भी रीजन हो सकते हैं, समझ गए। अब पैथोजेनेसिस समझो, एग्जैक्टली होता क्या आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के अंदर। देखो 3 स्टेप्स होती है, कितनी, 3 स्टेप्स। अब क्या क्या होता है तीनों स्टेप्स के अंदर, अच्छे से समझो, ठीक है। पहला स्टेप है निगेटिव आयन बैलेंस। अब निगेटिव आयन बैलेंस का सिंपल मतलब क्या है कि मान लो फूड के अंदर क्या आयरन कम हो गया, फूड के अंदर आयरन कम हो गया तो यहाँ पर ट्रांसफेरिन जो था, ट्रांसफेरिन क्या होता है, कम होता है, राइट। ट्रांसफेरिन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब मैंने आपको बताया था क्या था हमारे पास, जब भी आयन सीरम के अंदर आ रहा था वो 2 लोगों के साथ बाइंड कर रहा था। किस किस 2 लोगों के साथ बाइंड कर रहा था, एक तो फेरिटिन के साथ और ट्रांसफेरिन के साथ। तो हमने क्या कहा, अगर सीरम आयन कम हो रहा है तो ये ट्रांसफेरिन कम हो रहा है। तो होता क्या है, ट्रांसफेरिन कहता है भाई 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 मैं बहुत कम हो रहा हूँ, भाई फेरिटिन तेरे पास कुछ स्टोरेज है क्या। अब सीरम फेरिटिन का काम ही क्या था भाई, आयन को स्टोर करके रखना। दुविधा जब भी होगी तब ये क्या करेगा, ये जो स्टोर्ड आयरन है ये किसको देगा, इसको देगा, बराबर, ट्रांसफेरिन को देगा। तो ट्रांसफेरिन क्या कहता है, भाई मेरा अमाउंट बहुत कम है, मुझे आयन की सख्त ज़रूरत है। तो ये क्या करता है, फेरिटिन का आयन चुरा लेता है। क्या करता है, फेरिटिन का आयन चुरा लेता है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, जब भी आयन ट्रांसफेरिन मतलब कम होता है तब सीरम ट्रांसफेरिन को यूज़ करता है। किसको, सॉरी सीरम ट्रांसफेरिन नहीं, सीरम फेरिटिन को। तो सीरम फेरिटिन को ये क्या करता है, यूज़ करता है। अब सीरम फेरिटिन को ये क्या करता है, यूज़ करता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं निगेटिव आयन बैलेंस। अब निगेटिव आयन बैलेंस के अंदर सिंपल जब हम चेक करेंगे तब हमें क्या क्या दिखेगा, ध्यान से समझो, क्या दिखेगा मुझे बताओ। पहली चीज़ क्या दिख रही है मुझे, सीरम आयरन। ध्यान से सोचो, अगर मैं बात करूँ सीरम फेरिटिन तो ये तो कम हो रहा है। और अगर मैं ये बोलूँ कि सीरम आयरन, टोटल सीरम आयरन में मुझे कुछ चेंजेस दिखेगा क्या। ध्यान से सोचो, अगर ये जो फेरिटिन है ये कम हो रहा है लेकिन स्टोरेज फॉर्म को भी ये यूज़ कर रहा है, जिस वजह से सीरम आयन हमें नॉर्मल दिखेगा, ठीक है। सीरम आयन हमें कैसा दिखेगा, नॉर्मल दिखेगा। तो निगेटिव आयन बैलेंस में देखो कितना सेंसिटिव है फेरिटिन, है ना। मतलब फर्स्ट स्टेज है ये, क्या है मतलब जो हमारा पैथोजेनेसिस है उसकी फर्स्ट स्टेज है निगेटिव आयन बैलेंस। इसमें पहला चेंज आ रहा है सीरम फेरिटिन के अंदर, राइट। तो बहुत सेंसिटिव टेस्ट है, इट इज़ अ मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट फॉर आपके आयन स्टडीज़ के लिए। कौन सी, सीरम फेरिटिन। हम लोग आयन स्टडीज़ पढ़ेंगे इन कुछ देर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी फर्स्ट स्टेप। इसमें क्या है, अब सेकेंड स्टेप में आते हैं। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है, मान लो और आयरन कम हो गया, क्या हो गया, और ज़्यादा आयरन कम हो गया। अब ये फेरिटिन भी हार मान लेता है, मतलब फेरिटिन तो कम हो ही रहा है। अब ये ट्रांसफेरिन भी ट्रांसफेरिन कम हो ही रहा है। अब ये फेरिटिन भी हार मान लेता है। फेरिटिन क्या बोलता है, मैंने जितना स्टोर किया था मैंने सब तेरे को दे दिया, अब मेरे पास भी कुछ नहीं है, बराबर। तो जिस वजह से क्या होता है, यहाँ पर आयरन डिफिशिएंट इरिथ्रोपोइसिस होता है। क्या होता है, आयरन डिफिशिएंट इरिथ्रोपोइसिस होता है।
एरिथ्रोपोइसिस, मतलब एरिथ्रोपोइसिस तो होता है लेकिन आयरन की डिफिशियंसी के साथ, जिस वजह से यहाँ पर हीमोग्लोबिन कम होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा बराबर, और यहाँ पर स्मॉलर आरबीसीज बनेंगे, स्मॉलर आरबीसीज बनेंगे। लेकिन एक बात मुझे आपको यहाँ पर बतानी है, इस स्टेज के अंदर एमसीवी और एमसीएच ये कैसे होते हैं, नॉर्मल होते हैं। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर आरबीसी स्मॉल हो रहे हैं फिर भी एमसीवी नॉर्मल कैसे, आपने तो कहा था अगर वॉल्यूम कम हो जाए तो उसको हम लोग एमसीवी कम करना रहता है, लेकिन यहाँ पर तो नॉर्मल लिख रहे हैं, ये कैसे। अब ध्यान से सुनो, एमसीवी का फुल फॉर्म बोलो, बोलो क्या होता है फुल फॉर्म, ये होता है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। क्या होता है, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। और ये जो मीन होता है इट इज़ मीन ऑफ लास्ट 120 डेज। अब मान लो कि आज मेरे पास क्या हो गया, मुझे ये वाली स्टेज आ गई, तो जिस वजह से क्या होगा, आज के दिन क्या हो जाएगा, मेरा आयन मतलब जो आरबीसीज बनेंगे वो स्मॉल बनना शुरू होंगे, लेकिन जो एवरेज होगा वो लास्ट 120 डेज का होगा। जब मेरे पास अच्छा खासा आयन था तो लास्ट 120 डेज का अगर मीन निकालोगे तो ये नॉर्मल ही निकलेगा, ठीक है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं मिलेंगे। तो आयन डिफिशिएंट एरिथ्रोपोइसिस के अंदर एमसीवी और एमसीएच नॉर्मल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। और उसके बाद अल्टीमेटली क्या रिजल्ट होता है, आयन डिफिशियंसी एनीमिया। क्या रिजल्ट होता है, उसके बाद जो रिजल्ट होता है, उसके बाद क्या रिजल्ट आता है हमारे पास, दैट इज आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। क्लियर सबको, ओके। अब आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के अंदर क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं। पहली चीज़, यहाँ पर आयरन डिफिशियंसी के अंदर फटीग, पैलर, अभी हर एनीमिया में होता है, ठीक है। और यहाँ पर दो कैरेक्टरिस्टिक चीज़ें आपको याद रखनी है, यह है कोइलोनेकिया। कोइलोनेकिया का क्या मतलब होता है, इट इज़ अ स्पून शेप्ड नेल, स्पून शेप्ड नेल, नाखून नाखून स्पून शेप्ड नेल, समझ गए। अब इसका मतलब क्या है, जो नाखून है वो कैसा हो जाता है, स्पून शेप। इसका मतलब ये देखो, कुछ ऐसा शेप का हो जाता है नाखून, मतलब थोड़ा ऐसा स्पून के जैसा, राइट, कुछ ऐसा स्पून के जैसा हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, आप ध्यान से समझो कि आपको एक बात पता होगी, राइट, कि नाखून किससे बनता है, किससे बनता है नाखून, केराटिन से बनता है। अब केराटिन, अब होता क्या है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के अंदर आयरन की कमी है और केराटिन को खून लगेगा ग्रो करने के लिए अच्छे से। अब आयरन कम है तो मुझे बताओ यहाँ पर केराटिन जो होगा वो हाइपो न्यूट्रिशनियस होगा, राइट, मतलब इसके पास न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा अच्छे से, राइट। तो ये केराटिन के पास जो है न्यूट्रिशन मिलेगा क्या इसको अच्छे से, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आयरन की कमी हो रही है, जिस वजह से जो ब्लड जा रहा है वो हाइपोन्यूट्रिशनियस जा रहा है, जिस वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यूट्रिशन की कमी हो रही है केराटिन में, तो केराटिन ऐसा बेंड हो जाता है, ठीक है। तो दैट इज कोइलोनिकिया, मतलब क्या है, स्पून शेप्ड नेल। और क्या हो सकता है, और एक बात सोचो, केराटिन और किस में प्रेजेंट होता है, केराटिन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन हेयर, राइट, हेयर के अंदर भी प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर हेयर लॉस भी बहुत बार देखने को मिलता है, हेयर लॉस। अब आपको पता होगा, प्रेग्नेंट लेडीज़ बहुत बार बोलती है कि हमें जो है मतलब क्या हो रहा है, हमारा हेयर लॉस हो रहा है। अब प्रेगनेंसी में क्या होता है, सिंपल है, प्रेगनेंसी के अंदर आयरन की डिफिशियंसी होती है, जिस वजह से क्या होता है, यहाँ पर हाइपोन्यूट्रिशनस केराटिन बनता है, जिस वजह से यहाँ पर हेयर लॉस भी हो सकता है, समझ गए। तो ये होता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या होती है, दैट इज प्लमर विंसन सिंड्रोम। अब ये सिर्फ एमसीक्यूज के लिए, यहाँ पर आपको याद रखना है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया ये एसोसिएट होता है, बहुत बार देखा गया है, किसके साथ, ईसोफेजियल वेब्स के साथ, ईसोफेजियल वेब्स के साथ जो है ये बहुत बार एसोसिएटेड देखा गया है, जिस वजह से इसको एक नाम दिया गया है प्लमर विंसन सिंड्रोम। अब ये क्यों होता है किसी को नहीं पता, इसका रीजन क्या है, इडियोपैथिक, इडियोपैथिक, समझ गए। तो ये कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलती है क्लिनिकल फीचर्स में। अब सीबीसी फाइंडिंग्स फटाफट बताओ, सीबीसी फाइंडिंग्स ये सब आप पढ़ चुके हो। सीबीसी फाइंडिंग्स, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है, पहली चीज़ क्या होगी, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम कम होगा, राइट। दूसरा, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कम होगा, बराबर, एमसीएच कम होगा। और क्या होगा बताओ, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कम होगा। और मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के अंदर, आईडीडब्ल्यू वाइडर होगा। आईडीडब्ल्यू क्या था, इसलिए कहते हैं पहले से लेक्चर देखा करो, है ना, आ जाते हो मुँह उठा के ऐसा लेक्चर देखने को, पहले के लेक्चर भी देखो ना। तो देखो आईडीडब्ल्यू क्या होता है, वाइडर होता है। इसका मतलब क्या है, सिंपल, आईडीडब्ल्यू रीड्स डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ थी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया जो है इसके अंदर कैसा था, डायनामिक पैथोलॉजी थी, जिस वजह से नॉर्मल भी और माइक्रोसाइटिक आरबीसीज भी थे, जिस वजह से आईडीडब्ल्यू यहाँ पर कैसा होता है, वाइडर होता है। और क्या होता है बताओ, मेंस्टर इंडेक्स, मेंस्टर इंडेक्स दैट वाज बेसिकली एमसीवी अपॉन आरबीसी काउंट, आरबीसी काउंट। तो ये था मेंस्टर इंडेक्स। तो मेंस्टर इंडेक्स, अब मुझे बता, आरबीसी काउंट यहाँ पर कम हो रहा है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के अंदर, जिस वजह से मेंस्टर इंडेक्स विल बी ग्रेटर देन 13, समझ गए। तो ये कुछ चीज़ें आपको सीबीसी के अंदर देखने को मिलती है इन केस ऑफ आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, समझ गए सब लोग। अब पेरिफेरल स्मीयर के अंदर, पेरिफेरल स्मीयर के अंदर क्या क्या फाइंडिंग्स होंगे, ये सब भी आप मुझे बता सकते हो। पहले तो क्या है, माइक्रोसाइटिक
माइक्रोसाइटिक आरबीसीज दिख सकते हैं मुझको। अब माइक्रोसाइटिक आप कैसे चेक करते हो, बताओ। माइक्रोसाइटिक आप चेक करते हो साइज ऑफ स्मॉल लिम्फोसाइट, कंपेयर करते हो आप इसको साइज ऑफ स्मॉल लिम्फोसाइट के न्यूक्लियस से। अगर ये न्यूक्लियस ऑफ स्मॉल लिम्फोसाइट से आरबीसीज आपके कम साइज के रहे तो हम कहते हैं माइक्रोसाइटिक, और मैक्रो कब कहते हैं, अगर ये न्यूक्लियस से बड़े हो जाए। समझ गए? तो माइक्रोसाइटिक। दूसरा क्या है, हाइपोक्रोमिक। अब हाइपोक्रोमिक का मतलब आपको पता है, हाइपोक्रोमिक का मतलब क्या होता है, अगर सेंट्रल 1/3 पैलर मतलब वो मोर देन 1/3 हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोक्रोमिक कहते हैं। और क्या होता है, हमने पहले ही बताया, यहाँ पर क्या है, आरडीडब्ल्यू क्या है, वाइडर है। आरडीडब्ल्यू क्या है, वाइडर है। आरडीडब्ल्यू मतलब क्या है, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। मैंने क्या पहले रीड्स बताया क्या, नहीं रीड्स नहीं, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। तो आरडीडब्ल्यू क्या है, वाइडर है। अब आरडीडब्ल्यू वाइडर, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर शेप के अंदर बहुत ज़्यादा, मतलब साइज के अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, और साइज के अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एनाइसोसाइटोसिस, बराबर, एनाइसोसाइटोसिस कहते हो। तो एनाइसोसाइटोसिस देखने को मिलता है। दूसरी चीज़ मुझे बताओ, यहाँ पर अब होता क्या है, यहाँ पर आरबीसी जो बनते हैं उनके शेप जो है वो काफ़ी अजीब अजीब बनते हैं, राइट। कैसे बनते हैं, अजीब अजीब शेप बनते हैं। और इसी अजीब शेप को बनने को हम लोग क्या कहते हैं, बताओ क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पॉइकिलोसाइटोसिस। पॉइकिलोसाइटोसिस। तो ये चीज़ें हमको देखने को मिलती है। अब ये क्यों अजीब अजीब शेप के बनते हैं आपको पता है। अब ये बोन मैरो क्या बोलता है, भाई मुझे तुम आयन नहीं दोगे, मतलब मेरे को अगर तुम सैलरी नहीं दोगे, मुझको अगर तुम तनख्वाह नहीं दोगे तो मैं अच्छे से काम करूंगा ही नहीं। तो आयरन क्या है, उसकी तनख्वाह है, अगर वो उसको अच्छे से नहीं मिल रही है तो वो अच्छे से आरबीसीज बनाता नहीं, इस वजह से गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो आरबीसीज के शेप काफ़ी अजीब अजीब बनते हैं, राइट। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा एक वर्ड है, यहाँ पर पेंसिल शेप्ड आरबीसी बन सकते हैं। कैसे, पेंसिल शेप्ड आरबीसी, पेंसिल शेप्ड आरबीसीज बनते हैं। अब पेंसिल शेप इन द सेंस ऐसे लंबे लंबे इलॉन्गेटेड हाइपोक्रोमिक। अब कैसे, मतलब इलॉन्गेटेड आरबीसीज होते हैं, एंड इलॉन्गेटेड आरबीसी कॉमा यहाँ पर मैं लिखूंगा हाइपोक्रोमिक आरबीसीज। तो ये पेंसिल शेप्ड आरबीसीज बनते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं पॉइकिलोसाइटोसिस। समझ गए? ओके। तो ये सब आपको पेरिफेरल स्मीयर में देखने को मिलता है। अब ये देखो, ये पेरिफेरल स्मीयर है, ये देखो दिख रहा है क्या, पेंसिल शेप, इलॉन्गेटेड हाइपोक्रोमिक, देखो तो पेंसिल शेप्ड आरबीसी, तो ये पेंसिल शेप्ड आरबीसी। तो ये हमें देखने को मिलता है इन केस ऑफ पेरिफेरल स्मीयर। अब जब भी आप पेरिफेरल स्मीयर करते हो तो उसमें आप लोग क्या लिखते हो, उसका जो आप इन्फरेंस निकालते हो उसमें आप डायरेक्टली नहीं लिखते हो, डायरेक्ट डायग्नोस नहीं करते हो कि इट इज़ आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। उसमें हम लोग क्या लिखते हैं, उसमें हम लोग सिर्फ क्या लिखते हैं, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। उसमें हम लोगों को क्या लिखना है, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। क्योंकि अभी 100% डायग्नोसिस नहीं हुआ है, ठीक है। 100% डायग्नोसिस करने के लिए हम पेशेंट को क्या करते, एक सलाह देते। क्या देते, सलाह देते। सलाह मतलब क्या होता है, एडवाइस होता है, राइट। एडवाइस क्या सलाह देते, भाई आयरन की दिक्कत है तेरे को, चल आयरन की स्टडी करवा ले भाई, आयरन की स्टडी करवा ले। तो हम क्या करते हैं, उसको सलाह देते। समझ गए? तो यहाँ पर जब भी आप पेरिफेरल स्मीयर का रिपोर्ट लिखोगे तब आप उसको डायग्नोस डायरेक्टली मत कर देना, आपको क्या सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। और फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन आप उसको क्या दोगे, एडवाइस दोगे। क्या एडवाइस दोगे, भाई आयरन स्टडी करा। अब उस बंदे को आपने ये रिपोर्ट दे दी तो अब वो बंदा क्या बोलेगा, चलो भाई आयरन स्टडीज़ भी करवा लेते। तो आयरन स्टडीज़ पढ़ते। अब आयरन स्टडीज़ के अंदर क्या होता है, ध्यान से समझो। आयरन स्टडीज़ के अंदर हमारे पास 4 पैरामीटर्स होते हैं। कितने पैरामीटर्स होते हैं, 4 पैरामीटर्स। सीरम आयन, ट्रांसफर इन सैचुरेशन, सीरम फेरेटिन, टीआईबीसी। टीआईबीसी बोल तो टीआईबीसी इज टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। अब आयरन स्टडीज़ एकदम हलवा टॉपिक है, एकदम हलवा। इसमें सिंपल आपको कुछ कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब इसमें होता क्या है, सीरम आयन और ट्रांसफर इन सैचुरेशन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। कैसे प्रोपोर्शनल होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और सीरम फेरेटिन और टीआईबीसी ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इसका मैं तुमको मतलब बताता हूँ। मान लो किसी बंदे को क्या है, आयरन डिफिशियंसी, मतलब मान लो किसी बंदे के पास क्या है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो गया उसको। इसका मतलब आयरन कम हो जाएगा। अब ट्रांसफेरिन आयरन को बाइंड कर रहा था तो आयरन कम हो रहा है, तो ट्रांसफेरिन कम सैचुरेट होगा, बराबर। तो आयरन कम है तो ट्रांसफेरिन कम सैचुरेट होगा। इस वजह से कैसे है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मान लो आयरन ज़्यादा है तो ट्रांसफेरिन ज़्यादा सैचुरेटेड रहेगा। तो ये कैसे प्रोपोर्शनल हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और दूसरी चीज़, ये क्या है, सीरम फेरेटिन। अब सीरम फेरेटिन और टीआईबीसी, अब इसका मतलब समझो, सीरम फेरेटिन क्या था हमारे पास, स्टोर्ड फॉर्म था। और दूसरा टीआईबीसी, टीआईबीसी का फुल फॉर्म होता है टोटल आयन बाइंडिंग कैपेसिटी। अब होता क्या है, अगर सीरम फेरेटिन ज़्यादा हो गया, इसका मतलब ऐसा समझ लो कि स्टोर्ड फॉर्म ज़्यादा हो गया, तो हमारे पास ज़्यादा खाने की। अब इसका सिंपल मतलब समझो, जब भी आपको खाना खाना होता है, राइट, जब भी आपका पेट भरा हुआ होता है और अगर आपको कुछ खाने को बोला जाए तो आपकी एफिनिटी टूवर्ड्स फूड कैसी होती है, कम होती है। आपका फुल पेट भरा हुआ है तो आपकी फूड की तरफ एफिनिटी कैसी होती है, कम होती है। तो यहाँ पर अगर मान लो सीरम फेरेटिन फुल है, मतलब ज़्यादा है,
स्टोर्ड फॉर्म बहुत ज़्यादा है। तो TIBC क्या होगा, मतलब आयन बाइंडिंग कैपेसिटी, इसका मतलब क्या है, एफिनिटी। इसका सिंपल मतलब क्या है, एफिनिटी है, एफिनिटी। तो एफिनिटी कैसी होगी, कम होगी। और अगर मान लो आपका पेट बिल्कुल खाली है, मतलब सीरम फेरिटिन बहुत कम है, स्टोर्ड फॉर्म बहुत कम है, तो आपकी भूख ज़्यादा होती है, इसका मतलब एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसका मतलब टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कैसी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो ये दोनों कैसे होते हैं, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इसका देखो, आयरन डिफिशियंसी एनीमियाज के अंदर क्या देखने को मिलता है एग्जैक्टली, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के अंदर क्या देखने को मिलता है। पहली चीज सोचो, सीरम आयन के साथ क्या होगा, सीरम आयन डेफिनेटली आयन डिफिशिएंट है, तो आयन डिफिशियंसी एनीमिया में सीरम आयन कम होगा। दूसरा, ट्रांसफेरिन सैचुरेशन, मैंने क्या बताया, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये भी कम होगा, बराबर। तीसरी चीज फेरिटिन, भाई आयन कम है तो स्टोर्ड फॉर्म भी कम होगा, राइट, स्टोर्ड फॉर्म भी कैसा होगा, कम होगा। और फिर TIBC, आयन बाइंडिंग कैपेसिटी, मैंने क्या बताया, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये कैसा दिखेगा, बड़ा दिखेगा। तो आयन डिफिशियंसी एनीमिया के केस में जो हम आयन स्टडीज करते हैं उसमें हमें ये वाले रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। कौन से, ये वाले, समझ गए, मतलब सीरम आयन कम, ट्रांसफेरिन सैचुरेशन कम, सीरम फेरिटिन कम और TIBC ज़्यादा। और एक चीज़ मैंने आपको क्या बताई थी, याद करो, पहले मैंने आपको क्या बताई थी कि ये जो सीरम फेरिटिन है, सीरम फेरिटिन, इट इज़, ये कैसी होती है, इट इज़ मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट, राइट, बहुत अच्छी टेस्ट है सीरम फेरिटिन, क्योंकि ये थोड़ा सा भी इम्बैलेंस हो जाएगा, तो मैंने पहले ही बताया था आपको कि यहाँ पर ये देखो, निगेटिव आयन बैलेंस में भी हमें सेंसिटिव टेस्ट, आई एम सो सॉरी, स्पेसिफिक नहीं, सेंसिटिव टेस्ट, मतलब थोड़ा भी कुछ आयरन के साथ लोचा हो गया, राइट, थोड़ा भी कुछ आयन के साथ लोचा हो गया तो हमारे पास सीरम फेरिटिन के लेवल्स में फटाफट यहाँ पर गिरावट आ जाती है, ठीक है, मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट। तो मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट कौन सी है, सीरम फेरिटिन टेस्ट, ठीक है। अब बात करते हैं अगली चीज़, ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट थोड़ा बहुत समझते हैं, ट्रीटमेंट को ज़्यादा इन डेप्थ नहीं, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या करोगे, भाई आयन की कमी है, चल भाई आयन की गोली ले ले, तो आयन टैबलेट्स। तो ट्रीटमेंट क्या है, आयन टैबलेट्स। अब आयन टैबलेट्स देते हैं और उसके बाद एक बात समझो, आपको आयन टैबलेट्स देने के बाद चेक करना है, क्या करना है, चेक करना है, भाई बंदे के अंदर कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। रिस्पॉन्स आने चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ये चेक करते हैं आफ्टर 5 to 7 डेज़ के बाद। 5 to 7 डेज़ के बाद हम लोग रिस्पॉन्स चेक करते हैं। और कैसे चेक करते हैं, बाय चेकिंग रेटिक्यूलोसाइट्स काउंट, रेटिक्यूलोसाइट काउंट, रेटिकुलोसाइट काउंट से हम लोग इसको चेक करते हैं। अब ऐसे क्यों चेक करते हैं, ध्यान से समझो, ठीक है। अब होता क्या है, मान लो किसी बंदे को IDA था, मतलब आयरन डिफिशियंसी एनीमिया था, तो उसमें हमने क्या दिए, आयरन टैबलेट्स दिए, मतलब बोन मैरो को अच्छा खासा आयरन मिल रहा है। अब बोन मैरो को फटाफट आयरन मिल रहा है तो वो क्या करेगा, फटाफट प्रोलिफरेशन करेगा, फटाफट RBCs बनाएगा, ठीक है, फटाफट RBCs बनाएगा, उस चक्कर में रेटिकुलोसाइट्स भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो रेटिकुलोसाइट काउंट विल बी एलिवेटेड। तो मान लो जब हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको आयरन टैबलेट्स दे रहे हैं और उसको हम लोग चेक कर रहे हैं बार बार, तो रेटिकुलोसाइट अगर बढ़ रहा है ना, तो रेटिकुलोसाइट अगर बढ़ रहा है तो ऐसा समझो, तो ऐसा क्या समझो कि भाई ट्रीटमेंट अच्छी चल रही है, ट्रीटमेंट अच्छी चल रही है, ट्रीटमेंट अच्छी चल रही है। कैसे, मैंने आपको बता दिया कि भाई अगर आप आयन दोगे तो फिर क्या होगा, रेटिकुलोसाइट काउंट बढ़ेगा और फिर हमें पता चलेगा भाई आयन अच्छे से यहाँ पर बोन मैरो तक पहुँच रहा है और बोन मैरो अच्छे से काम कर रहा है। समझ गए, ओके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर टू यू गाइज, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर विथ अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो दैट इज मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। तब तक के लिए ओके, बाय।